गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ये वीडियो क्लास 8th के विद्यार्थियों के लिए है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसके कुछ पोर्शन हम पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम उस चैप्टर के जो शेष बचे हुए भाग हैं, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन, उसको कंप्लीट करेंगे। तो पिछले लेसन में हमने जो बात की थी, हमने आपसे कहा था कि जो रिवॉल्ट हुआ था उन सेंटर्स के नाम और उन सेंटर्स पे कौन कौन लीडर थे जो रिवॉल्ट को लीड कर रहे थे, यानी लीड कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, उनका नाम लिख लीजिएगा। तो आप देख रहे हैं ये वो पोर्शन है जो आपको लिखना था कि रिवॉल्ट कहाँ कहाँ हुए और किन किन लोगों ने किन जगहों पर उस रिवॉल्ट का नेतृत्व किया। अब आज के वीडियो में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। हमने बात की थी कि हम आने वाले ऑनलाइन क्लास में चपाती मूवमेंट को लेकर बात करेंगे। तो देख लेते हैं चपाती मूवमेंट क्या था। तो चपाती मूवमेंट फर्स्ट केम टू ब्रिटिश अटेंशन अर्ली इन फरवरी 1857। चपाती मूवमेंट की जानकारी अंग्रेजों को कब पता चली? 1857 में पता चली थी। इट कंसिस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेनी थाउजेंड्स ऑफ चपातीज। इस में हजारों रोटियां बांटी गई थी। दैट वर पास फ्रॉम हैंड टू हैंड, जो एक हाथ से दूसरे हाथ को दी गई। एंड फ्रॉम विलेज टू विलेज नो वन न्यू फॉर श्योर व्हाट दे वर फॉर। लेकिन ये जो रोटियां बांटी गई गांव से गांव के बीच में, लोगों से लोगों के बीच में, अंग्रेज नहीं जान पाए कि आखिर इसका मकसद क्या था। नाउ आउट ऑफ सिलेबस आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट वाज द चपाती मूवमेंट। दरअसल चपाती मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जो 1857 की क्रांति के दौरान लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर हुआ था। दरअसल ये रोटियां मैसेज एक कोड वर्ड थी। अब ये विद्रोही जो यानी जो सिपाही थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल फूंका था विद्रोह का, उनके बीच मैसेज के आदान प्रदान का एक तरीका था। इसीलिए एक व्यक्ति के हाथ से दूसरे व्यक्ति के हाथ में रोटी दी जाती थी ताकि उनको लगे कि ये भी आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं। इसके अलावा इसमें कमल का फूल भी एक प्रतीक चिन्ह के रूप में इस्तेमाल किया गया था। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट, यानी इस विद्रोह को कैसे दबाया गया, अंग्रेजों ने कैसे सफलता पाई। तो द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्रेस द रिवोल्ट विद ऑल इट्स माइट। Reinforcement were brought from England. It passed new laws that the rebels could be easily convicted. तो इसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, यहाँ तक कि उनको इंग्लैंड से भी सहायता लेनी पड़ी, यानी जहाँ से उनके महारानी की सेना थी वहाँ से भी उन्होंने मदद ली। इसके अलावा कुछ नए कानून भी बनाए गए ताकि जो ये विद्रोही हैं इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। एंड ऑन 20 सितंबर 1857 द ब्रिटिश फोर्सेस रिगेन दिल्ली एज बहादुर शाह सेकेंड वॉज ए वीक लीडर। चूँकि बहादुर शाह जो थे वे कमज़ोर यानी कि डरपोक नेता थे, इसलिए अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। एंड द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वॉज ट्राइड इन कोर्ट, और उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और उसको उम्र कैद की सजा दी गई। हिज सन्स वर शॉट डेड बिफोर हिज आइज। बहादुर शाह के लड़कों को उसी की आंखों के सामने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। यानी बहादुर शाह के जितने लड़के थे अंग्रेजों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी, और ये उनकी बहादुर शाह की आंखों के सामने ये सब किया गया। ही एंड हिज वाइफ बेगम जिन्नत महल वर डिपोर्टेड एंड सेंट टू प्रिजन इन रंगून। और इसके अलावा बहादुर शाह को और उनकी पत्नी जिनका नाम था जिन्नत महल, ये आपको नोट करना है कि बहादुर शाह की पत्नी का क्या नाम था? बेगम जिन्नत महल। तो बहादुर शाह सेकंड को और जिन्नत महल को, दोनों को जीवन भर कैद की सज़ा सुनाते हुए इनको रंगून भेज दिया गया। वेयर ही डाइड इन 1862, जहाँ पर 1862 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इसमें लिखा है कि जनरल हैवलॉक डिफीटेड नाना साहब। जनरल हैवलॉक ने, ये भी आपको नोट करना है, जनरल हैवलॉक ने नाना साहिब को हरा दिया था। आपको पता है नाना साहब ने कहाँ पर नेतृत्व किया था विद्रोहियों का? अगर याद हो तो रिकॉल करिए, शायद वो कानपुर था। देखिए यहाँ लिखा भी है, कानपुर में नाना साहब ने नेतृत्व किया था विद्रोहियों का, और जनरल हैवलॉक ने जाकर नाना साहब की सेना को हरा दिया था। इस प्रकार कानपुर में अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाया। लखनऊ वाज टेकन इन मार्च 1858, और अंग्रेजों ने लखनऊ पर 1858 में
अपना कब्जा कर लिया। आपको पता है लखनऊ में विद्रोही सिपाहियों का नेतृत्व किसने किया? आपको न पता हो तो फिर से मैं बता देता हूँ, बेगम हजरत महल ने किया था। लखनऊ में आज भी बेगम हजरत महल पार्क बना हुआ है, उन्हीं बेगम हजरत महल के नाम के ऊपर। एट झांसी ह्यूज रोज सप्रेस्ड रिवॉल्ट, झांसी में जिसने विद्रोह को दबाने का काम किया उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था जनरल ह्यूज रोज। देखिए नाम यहाँ पर लिखा है, जनरल ह्यूज रोज उस अधिकारी का नाम था जिसने रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ मोर्चा को संभाला हुआ था। तो अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो लखनऊ में झांसी, माफ करिएगा, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ जिस अंग्रेज अधिकारी ने मोर्चा संभाला था उसका नाम था जनरल ह्यूज रोज। इसी ने रानी लक्ष्मीबाई को पराजित किया था और झांसी पर कब्जा कर लिया था, और इसी बैटल में रानी लक्ष्मीबाई की वीर गति को प्राप्त भी हो गई थी। यहाँ से क्वेश्चन जो बन सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को कब प्राप्त हुई थी, तो आपको ईयर नोट करना है 1858। नाउ तात्या टोपे स्केप टू द जंगल्स ऑफ सेंट्रल एशिया। तात्या टोपे जो कि कानपुर में नाना साहेब के सेनापति थे, ये सेंट्रल इंडिया में भागे एंड कंटिन्यू टू फाइट ए गुरिल्ला वॉर विद द सपोर्ट ऑफ मेनी ट्राइबल एंड पिजन लीडर। ही वाज कैप्चर्ड, ट्राइड एंड किल्ड इन अप्रैल 1859। लेकिन फिर भी भागने के बाद भी जो तात्या टोपे था यह कुछ आदिवासी नेताओं के साथ और कुछ किसानों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध गुरिल्ला वार का मतलब होता है छिपकर, झाड़ियों में छिपकर, जंगलों में छिपकर अटैक करना। तो गुरिल्ला वार के जरिए जो तात्या टोपे था जो कि नाना साहेब का सेनापति था, इसने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी। द डिफीट ऑफ द रिवोल्ट फोर्सेस इनकरेज्ड desertion to win back the loyalty of the people. The British announced rewards for the loyal landholders. The rebels were told that those who had not killed any white people would remain safe if they surrendered. In spite of the promise, hundreds of sepoys, rebels, nababs and rajas were tried and hanged. तो इस तरह ये जो विद्रोह था ये अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया गया। यद्यपि अंग्रेजों ने अनाउंस किया था, घोषणा की थी कि ऐसे लोग जिन्होंने किसी अंग्रेज को नहीं मारा है लेकिन वे विद्रोह में शामिल हैं, यदि वे सरेंडर कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं, तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। अंग्रेजों ने बहुत से सिपाहियों को, बहुत से विद्रोहियों को, नवाबों को और राजाओं को उनको दंड दिया और उनको उम्र कैद की सज़ा भी दी थी। तो इस प्रकार अंग्रेज़ों ने गद्दारी की, अपने बातों पर वे कायम नहीं रहे। यहाँ पर देखिए पिक्स दे दिया है जिसमें किसी को फांसी की सज़ा दी जा रही है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रीजन्स फॉर द फेलियर ऑफ 1857 रिवोल्ट। अब 1857 की क्रांति असफल क्यों हुई, फेल क्यों हुई, इसके कारणों पर हम चर्चा करते हैं। पहला कारण जो है वो ये है कि द 1857 रिवॉल्ट फेल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, की 1857 की क्रांति क्यों असफल हुई, इसका कारण है। सो द फर्स्ट रीजन इज द रिवॉल्ट वॉज नॉट वाइड स्प्रेड, यानी जो रिवॉल्ट था ये पूरी तरह पूरे भारत में फैल नहीं सका, ये पहला कारण था। यानी रिवॉल्ट पूरे भारत में फैल नहीं सका क्योंकि देश में उस तरह के नेतृत्व नहीं थे, मजबूत नेतृत्व नहीं थे जो इन विद्रोहियों को नेतृत्व दे सकें। दूसरा था लैक ऑफ लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, यानी लीडरशिप का अभाव था। कोई बढ़िया लीडर नहीं मिला इन विद्रोहियों को जो अंग्रेजों से टक्कर ले सके। और इनकी जो संगठन ऑर्गेनाइजेशनल स्किल यानी संगठनात्मक क्षमता, संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशनल स्किल इसको बोलते हैं, जो लोगों को एकजुट कर सके, जिसमें ऐसी काबिलियत हो जो लोगों को जोड़ सके, ऐसा कोई नेता इन विद्रोहियों के पास नहीं था। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा कि बहादुर शाह जफर वाज ए वीक ओल्ड एंड अनइंस्पायरिंग लीडर, यानी जो बहादुर शाह था यह बहुत ही कमज़ोर था, बूढ़ा हो गया था। इसके अलावा इसमें वो जोश या ऊर्जा नहीं थी जो सैनिकों को अंदर शक्ति भर दे, एनर्जी भर दे। तीसरा रीजन था नो कॉमन प्लान ऑफ एक्शन, अभी जो विद्रोह हुआ इस बिना किसी योजना के हुआ, अचानक हो गया, एकाएक हो गया। तो एकाएक होने की वजह से, अचानक होने की वजह से ये जो था कोई इनके पास कोई बढ़िया एक प्लान नहीं बन पाया। इस वजह से यह
जो विद्रोह था वह फ्लॉप हुआ। अगला रीजन है ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी डिड नॉट सपोर्ट द रिवॉल्ट। अब ये मेन इंपॉर्टेंट रीजन था कि जो विद्रोह हुआ इसको समाज के सभी वर्गों का जो है समर्थन नहीं मिल पाया, यह भी एक प्रमुख रीजन था। तो फेलियर्स ऑफ द रिवॉल्ट का आंसर लिखते समय आपको केवल जो बोल्ड लाइन में लिखा गया है सिर्फ आप इन्हीं को लिखना है। यानी जैसे नंबर 1 पर आप लिखेंगे द रिवोल्ट वॉज नॉट वाइड स्प्रेड, बस इतना लिखना है। सेकंड पे आप लिखेंगे लैक ऑफ द लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, इसको भी आपको लिखना है। तीसरी लाइन आपको लिखनी है नो कॉमन प्लान ऑफ एक्शन। चौथे पे आपको लिखना है ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी डिड नॉट सपोर्ट द रिवोल्ट, इसको लिखना है। तो ये जो बोल्ड लाइनों में लिखा है आपको सिर्फ यही लिखना है आंसर के रूप में यदि लॉन्ग आंसर पूछा जाता है। अगला होगा द इमर्जिंग मिडिल क्लास डिड नॉट सपोर्ट द रिबल्स, जो भारत का उभरता हुआ मध्य वर्ग था उसने भी इस विद्रोह को समर्थन नहीं दिया। और अंतिम या इसके अगला है सम इंडियंस इवन सपोर्टेड द सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट, कुछ भारतीय ऐसे भी थे जो इन विद्रोहियों के सप्रेशन के पक्षधर थे। यानी कुछ भारतीय भी गद्दार भारतीय ऐसे थे जो चाहते थे कि इन विद्रोहियों को दबा दिया जाए और उनको उभरने न दिया जाए। एक और रीजन था लैक ऑफ मॉडर्न वेपन्स एंड टेक्नोलॉजी, इन विद्रोहियों के पास आधुनिक हथियार और तकनीक नहीं थी जबकि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार और तकनीक दोनों थी। द रिवोल्ट स्टार्टेड बिफोर द फिक्स डेट, ये सबसे बड़ा कारण था। यानी जो विद्रोह होना था उसकी डेट फिक्स थी लेकिन उस फिक्स डेट के पहले ही यह विद्रोह शुरू हो गया। तो इन सभी चीज़ों को आपको लिखना है। अगला है ब्रिटिश आर्मी वॉज मोर डिसिप्लिन, जो अंग्रेजों की सेना थी उसमें अनुशासन बहुत था। देखिए यहाँ डिसिप्लिन की बात की जा रही है, आप लोगों को भी क्या करना है चाहिए, डिसिप्लिन में ही रहना चाहिए क्योंकि जहाँ डिसिप्लिन है वहीं पर जीत होती है, वहीं पर विजय होती है। तो चूँकि ब्रिटिश आर्मी डिसिप्लिन थी इसीलिए ब्रिटिश आर्मी इस विद्रोह को दबाने में कामयाब रही। और एक और रीजन है लैक ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों का अभाव था। जो विद्रोही थे उनको उनके पास संसाधन की कमी थी। अब इतने सारे कारण आपको लिखने हैं कि व्हाई वॉज द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल्ड। तो जितने भी बोल्ड पॉइंट में मैंने ये सब बताए ये सब आपको आंसर में लिखना है। अब हम लोग चर्चा करेंगे रिजल्ट ऑफ द रिवॉल्ट, यानी इसका परिणाम क्या हुआ, ये जो क्रांति हुई इसका परिणाम क्या हुआ, इस पर चर्चा करते हैं। आफ्टर 1857 द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इंडेड, इंडिया वॉज ब्रॉट डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश क्राउन क्वीन विक्टोरिया, द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रूलिंग इंडिया। तो सबसे बड़ा जो परिवर्तन हुआ यानी प्रभाव पड़ा 1857 की रिवॉल्ट का, ये था कि 1857 के पहले यानी 1857 तक भारत पर एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो शासन करती थी। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कि एक व्यापारिक कंपनी थी वह भारत पर शासन कर रही थी। लेकिन इस क्रांति के बाद अब इस कंपनी से अधिकार लेकर जो ब्रिटेन की महारानी थीं उन्होंने भारत पर अपना शासन रख दिया। यानी अब हम ब्रिटेन के जो महाराजा थे या वहाँ का जो शाही खानदान था उसके अधीन भारत हो गया। इसके पहले कंपनी शासन कर रही थी हमारे देश में। तो पहला प्रभाव ये हुआ। दूसरा प्रभाव ये हुआ ए मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट वॉज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। इसके बाद जो दूसरा बड़ा बदलाव हुआ कि ब्रिटिश की कैबिनेट का एक मंत्री भारत के मामलों की देख रेख के लिए नियुक्त किया गया और उसको नाम क्या दिया गया, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, यानी भारत सचिव का नाम दिया गया, भारत सचिव का। और ये भारत सचिव कौन होता था, ये भारत सचिव इंग्लैंड की जो कैबिनेट हुआ करती थी उस कैबिनेट का एक मिनिस्टर होता था जिसे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया के रूप में अपॉइंट किया गया। और भारत में जितने भी मामले थे उनके लिए इसी अधिकारी को जिम्मेदार बना दिया गया। ही वॉज गिवन ए काउंसिल कॉल्ड द इंडिया काउंसिल टू एडवाइज हिम। और इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एक काउंसिल दिया गया जिसे इंडिया काउंसिल का नाम दिया गया। इस काउंसिल में कुछ लोग होते थे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एडवाइस करते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, माफ करिएगा,
The Governor General of India was given the title of Viceroy, that is a personal representative of the Crown। यानी भारत में एक पोस्ट बनाई गई, उस पोस्ट का नाम दिया गया गवर्नर जनरल। और ये जो गवर्नर जनरल था ये कौन था? ये ब्रिटेन की महारानी या महाराजा का रिप्रेजेंटेटिव था जो इंडिया में रहता था। तो 1857 की क्रांति के बाद ये सबसे बड़ा बदलाव था, जो जिसे कि गवर्नर जनरल के रूप में जानते हैं। यानी पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे, उसके बाद गवर्नर जनरल होते थे, और यही गवर्नर जनरल पूरे भारत में अपना शासन चलाता था। यानी गवर्नर जनरल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्रति रिस्पॉन्सिबल था, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटेन की महारानी के प्रति अकाउंटेबल था। Next point is the princely rulers were assured that their territory would never be annexed in future. They were allowed to pass on their kingdoms to their heirs, including adopted sons. The government thus tried to make them allies. However, they made to acknowledge the British Queen as their sovereign paramount. यद्यपि अंग्रेजों ने भारत में कहा कि भारत में जो छोटे बड़े राजा हैं, यदि वे अंग्रेज़ों के साथ मिलकर रहते हैं तो उनके राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिलाया नहीं जाएगा। इस प्रकार भारत के छोटे मोटे राजाओं को अंग्रेज़ों ने अपने पक्ष में मिला लिया, और ये छोटे छोटे जो भारत के राजा थे इन्होंने यह बात स्वीकार कर ली कि ब्रिटिश की जो महारानी होंगी वही उनकी सर्वोच्च अधिकारी होंगी। यानी जो भारत के राजा थे इनको ये आश्वासन मिला कि उनका राज अंग्रेजी राज में मिलाया नहीं जाएगा, लेकिन इन राजाओं को यह बात माननी पड़ी कि ब्रिटेन की महारानी ही उनकी सबसे बड़ी अधिकारी होंगी। पांचवा पॉइंट यह है कि आर्मी वॉज रीऑर्गेनाइज्ड टू प्रिवेंट रिवॉल्ट्स इन फ्यूचर। प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी वॉज रिड्यूस्ड एंड द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स वॉज इंक्रीज्ड। ऑल स्ट्रेटेजिक पोजिशंस वर टू बी हेल्ड by the European troops. Artillery was in the hands of the European troops only. अब जो अंग्रेजों की सेना थी, आप जानते हैं कि उसमें भारतीय सैनिक भी थे और यूरोपीय सैनिक भी थे, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद भारतीय सैनिकों की संख्या अंग्रेजी सेना में कम कर दी गई, जबकि यूरोपीय सैनिकों की संख्या को बढ़ा दिया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विद्रोह भारतीय सिपाहियों के द्वारा किया गया था। और जो आर्टिलरी थी, आर्टिलरी माने तोपखाना जिसमें गोला बारूद बंदूकें रखी जाती हैं, उसको बोलते हैं आर्टिलरी। और आर्टिलरी पर पहले भारतीय सैनिक को भी नियुक्त किया जाता था, लेकिन विद्रोह के बाद इस आर्टिलरी पर भारतीय सैनिकों को हटाकर केवल यूरोपीय सैनिकों को ही नियुक्त किया जाने लगा। सिख, पठान्स, गोरखास वर डिक्लेयर्ड मार्शल रेसेस एंड वर गिवन प्रेफरेंस इन द रिक्रूटमेंट इन आर्मी। अब अंग्रेजों ने अपनी सेना में सिखों को, पठानों को और गोरखाओं यानी नेपाली लोगों को ज़्यादा भर्ती करना शुरू कर दिया। भारतीय लोगों की अपेक्षा उन्होंने सिखों को, पठानों को और गोरखाओं को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। पीपुल फ्रॉम अवध, बिहार एंड सेंट्रल इंडिया, द रीजन ऑफ रिवोल्ट वर कॉल्ड नॉन मार्शल रेसेस एंड वर नॉट रिक्रूटेड इन द आर्मी। और ये जो क्षेत्र हैं अवध, बिहार और सेंट्रल इंडिया, इन क्षेत्रों में रहने वाले भारतीयों को अंग्रेजी सेना में भर्ती नहीं दी जाती थी। साथ ही साथ इन्हें गैर लड़ाकू जाति का नाम दे दिया गया है। यानी अंग्रेज ये मानने लगे कि अवध, बिहार और सेंट्रल इंडिया के जो सैनिक होते हैं उनमें लड़ने की क्षमता नहीं होती है, और उन्होंने लड़ाकुओं की जो उपाधि थी वो किसको दे दी? सिखों को, पठानों को और गोरखाओं को। यानी अंग्रेज ये मानते थे कि सिख, पठान और गोरखा ये लड़ाकू जाति हैं, जबकि अवध, बिहार और सेंट्रल इंडिया के जो सैनिक हैं इनमें लड़ने की क्षमता नहीं है। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि यहीं के सैनिकों ने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ 1857 के विद्रोह में बिगुल फूंका था। और 7th पॉइंट है द ब्रिटिश फॉलो द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। क्योंकि अंग्रेज बांटो और राज करो की नीति अपनाते थे। टू डिवाइड हिंदूज एंड मुस्लिम, दे हेल्ड मुस्लिम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिबिलियन एंड ट्रीटेड देम विद सस्पिशन एंड हॉस्टिलिटी। क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि जो 1857 की क्रांति हुई यह मुसलमानों के कारण हुई, इसलिए उन्होंने मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। नाउ द 8th and 9th point is the British decided not to interfere in the custom, religious belief and social practices of the people in India. To make zamindars, the landlords, as their allies, policies were made to protect them and give them security of rights over their lands. इसमें कोई खास बात नहीं है, इसमें से आपको केवल इतना समझना है कि जो अंग्रेज थे इन्होंने वादा किया कि अब वे भारतीयों के जो रीति रिवाज हैं, उनके जो
राजनीतिक या धार्मिक विचार हैं या उनके जो सामाजिक व्यवहार हैं उनमें अंग्रेज कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जैसे कि अंग्रेजों ने कानून बनाया था, सती प्रथा को बंद कर दिया, बाल शोषण को बंद कर दिया, विधवा विवाह को उन्होंने शुरू कराया। तो ये सब भारतीयों को लगता था कि हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। तो अंग्रेजों ने अब कहा 1857 की क्रांति के बाद कि अब वे भारतीयों की संस्कृति के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। अब सबसे लास्ट में हमको जो पढ़ना है, लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का है, वो हमको पढ़ना है नेचर ऑफ द रिवॉल्ट, यानी विद्रोह का स्वभाव कैसा था, विद्रोह था आखिर कैसा, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हैज़ बीन व्यूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट हिस्टोरियन, यानी 1857 की जो क्रांति इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से कहा। हिस्टोरियन कॉल इट जस्ट ए सिपाही म्यूटिनी और प्योरली ए मिलिट्री रिवॉल्ट। कुछ लोग कहते हैं कि ये केवल सिपाही यानी सैनिक विद्रोह था, जबकि कुछ लोग कहते हैं नहीं ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था। यानी इस विद्रोह को कुछ लोग कहते हैं कि ये सिपाही म्यूटिनी था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था। हकीकत ये है कि ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था, यद्यपि कुछ लोग कहते हैं नहीं ये केवल सैनिक विद्रोह था, इसकी देश की आज़ादी से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर कुछ और रेबेलियन के नाम दिया गया है, इसको आप रीड करेंगे स्वयं से। इसको कहते हैं ताइपिंग रेबेलियन, इसको आप स्वयं से पढ़ेंगे। यदि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जानकारी रखना कहीं से भी घातक नहीं होता, अच्छा होता है, इसको आप पढ़ेंगे। फिर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो 1857 की क्रांति उसे उन्होंने क्या नाम दिया, ग्रेट रेबेलियन ऑफ 1857। तो कुछ लोगों ने इसे ग्रेट रेबेलियन ऑफ 1857 कहा। तो 1857 की क्रांति के हमने देखा था कुल 3 नाम मिले। पहला नाम जो मिला वो है सिपाही म्यूटिनी, दूसरा नाम दिया गया ग्रेट रेबेलियन ऑफ 1857 और जो तीसरा नाम दिया गया वो था फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इस प्रकार 1857 की क्रांति को अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया है, आपको केवल 3 नामों को लिखना है। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज द फर्स्ट मैसिव रेबेलियन फेस्ड बाय द ब्रिटिश आफ्टर द 100 years of their conquest. Though it started as Sipahi mutiny beginning from Meerut, it was soon joined by large number of people from different sections of society and threatened the very presence of the company in India, and it is regarded as the biggest armed resistance to colonialism, and in the 19th century it gave rise to the feeling of nationalism and inspired the people to long for independence from British rule. यद्यपि 1857 की जो क्रांति थी यह पिछले 100 वर्षों में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया सबसे बड़ा युद्ध था। यानी अंग्रेजों को भी लगता था कि जब से वे भारत में आए हैं इतना बड़ा वार उन्होंने नहीं लड़ा, और इस रेबेलियन के बाद भारतीयों के मन में राष्ट्रवाद की भावना जाग गई थी और उन्हें भी अपने देश की आज़ादी के लेकर ललक जाग गई थी, और इस कारण अंग्रेजों का विरोध जो है बढ़ता चला गया। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि 1857 के विद्रोह के कारण भारतीयों में क्या क्या जन्मा, तो भारतीयों में नेशनलिज्म का जन्म हुआ। किसका? ए फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म का जन्म हुआ, और इससे दूसरे लोग भी क्या हुए, इंस्पायर्ड हुए। क्या हुए? इंस्पायर्ड हुए कि वे भी देश की आज़ादी के लिए जंग छेड़ सकें। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आपका SST का चैप्टर नंबर 7 जिसमें हमने पढ़ा द रिवोल्ट ऑफ 1857। इस प्रकार ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगले ऑनलाइन क्लास में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।